हाँ भाई देखो क्वेश्चन देखो। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट 6 द वैल्यू ऑफ एन एंड पी रेस्पेक्टिवली। तो देखो भाई कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मीन को हम लिखते हैं म्यू से और वो बराबर होता है एन पी। इसी तरह से वेरिएंस जो है वेरिएंस को हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से और उसकी वैल्यू होती है एन पी क्यू। जहां हमारे पास क्यू जो है वो किसके बराबर होता है 1 माइनस पी। अब हमें गिवन है मीन की वैल्यू गिवन है। तो गिवन है म्यू की वैल्यू और म्यू कितना है 9 और ये हमें किसकी वैल्यू है एनपी की। इसको मैंने लिखा है इक्वेशन 1। फिर हमें गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अंडर रूट 6 और ये हमें सिग्मा की वैल्यू दी है। ये जो वैल्यू दी है ये किसकी दी है सिग्मा की वैल्यू दी है। तो यहां से अगर मैं सिग्मा स्क्वायर निकालूं तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है एनपी क्यू। तो हैंस एन पी क्यू की जो वैल्यू आ गई 6 आ गई। अब यहां से एन पी जो है उसकी वैल्यू 9 है। तो एन पी की वैल्यू आप 9 सब्सटीट्यूट कर दो तो 9 क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6/9 मीन्स कितना आ गया 2/3। ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 1 माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो ये बन जाएगी 1/3। तो हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ एन एंड पी रेस्पेक्टिवली। तो पी की जो वैल्यू 1/3 आ रही है तो बी ऑप्शन का गलत, सी गलत, डी गलत। इसका मतलब आंसर ए होना है। तो एन की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो एन की वैल्यू के लिए अब मैं ये वाली इक्वेशन को यूज करूंगा। तो एन पी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 1/3 और क्यू की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 2/3 और यहां से है कितना 6। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2×3=6। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 27। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है तो पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे एस स्क्वायर s+1 जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिखूंगा a/s। यहां से लिखूंगा मैं b/s स्क्वायर और यहां से मैं लिखूंगा c/s+1। अब मैं दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा एस स्क्वायर और ब्रैकेट s+1 से। तो यहां क्या बनेगा a, ये बन जाएगा as और s+1 प्लस ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा s+1 और यहां से c और s स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद ये क्या बनेगा ये बनेगा a1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा a+c और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा a+b और ये हो जाएगा s और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा b। तो दोनों साइड के जो टर्म्स है उनको इक्वेट करेंगे। कांस्टेंट टर्म को हम इक्वेट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म यहां पर कौन आ रहा है b। तो b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर। और इसी तरह से a+b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 और a+c भी कितना हो जाएगा 0। तो a+b हो गया 0। तो यहां से हो जाएगा a+b 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 और इसी तरह से a+c भी क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू बन जाएगी 1। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1/s² s+1 इक्वल्स टू a जो है उसकी वैल्यू हो गई -1/s प्लस b जो है उसकी वैल्यू हो गई 1/s² और प्लस c की वैल्यू हो गई 1/s+1। ये वैल्यू हो गई ठीक। तो अब इसका हमें क्या निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स किस किस का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -1/s का, एक हो जाएगा 1/s² का और एक हो जाएगा 1/s+1 का। तो यहां पर -1/s प्लस 1/s² प्लस 1/s+1। तो ये बनेगा लाप्लास ऑफ इनवर्स -1/s ये हो गया प्लस लाप्लास ऑफ इनवर्स ये हो गया 1/s² और लाप्लास इनवर्स ये हो गया कितना 1/s+1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास बनेगा कितना, ये बनेगा -1 प्लस 1/s स्क्वायर का कितना हो जाएगा t, और यहाँ बन जाएगा e पावर -t। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा t-1 और e पावर -t। ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो बेसिक लाप्लास अगर आपको पता है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा बन रहा है, t-1 e-t, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालिटिक। इनमें से कौन एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक कौन होगा, जिसमें केवल z का टर्म होगा, z बार नहीं होगा, है ना। तो द फंक्शन will be analytic. The function will be analytic if it has z मतलब x plus iota y without including z बार का मतलब हो गया x माइनस आयोटा वाई। तो जिसके अंदर x माइनस आयोटा वाई का टर्म नहीं आ रहा होगा वो एनालिटिक हो जाएगा। तो एक एक करके चेक कर लो। तो पहला वाला आप चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई और -8 क्यूब, और यहाँ लिखा हुआ है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ऐसा लिखा है 7। तो यहाँ पहला वाला जो है वो तो बन जाएगा z-8 का क्यूब, क्योंकि z जो है वो किसके बराबर है, x प्लस आयोटा वाई, और z का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो टर्म है वो बन गया 4 माइनस जेड स्क्वायर 7। तो इसमें z बार का टर्म नहीं है, z बार का नहीं है, तो पहला वाला एनालिटिक है। तो ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कौन एनालिटिक नहीं है। ए तो नहीं है, ए तो एनालिटिक है। दूसरा आप चेक करोगे तो दूसरे में लिखा है x प्लस आयोटा वाई पावर 7 और यहाँ लिखा है 1 माइनस आयोटा वाई पावर 3। तो ये तो हो गया z पावर 7, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से कॉमन आ गया माइनस, तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई और ये हो गया क्यूब। तो ये हो जाएगा z पावर 7 1 माइनस z और ये क्यूब। इसमें भी z बार नहीं है तो ये भी एनालिटिक हो गया। फिर आप चेक करो थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, माइनस है कि प्लस है, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 3 और पावर कितनी है 5। तो ये जो है ये कितना बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 3 पावर 5। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एनालिटिक है। और फोर्थ आप चेक करोगे डी, तो डी के अंदर क्या बन रहा है, डी के अंदर बन रहा है 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और पावर 4, और ये है 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई और इसकी पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो 1 माइनस, तो यहाँ 1 माइनस कॉमन लोगे तो ये बन रहा है माइनस आयोटा वाई पावर 4 और ये बन रहा है 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई पावर 6। तो ये बन रहा है 1 माइनस जेड बार पावर 4 और ये बन रहा है 2 प्लस जेड पावर 6। तो इसमें यहाँ पर जेड बार का टर्म आ गया, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं है। तो नॉट एनालिटिक। तो कौन एनालिटिक नहीं होगा, तो एनालिटिक नहीं होगा कौन, डी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो जो कौन नहीं है तो वो कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। ये ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है, नॉर्मलाइज है, ये बताना है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए चेक कर लो। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए इनका जो मॉड है वो 1 आना चाहिए। तो फॉर नॉर्मलाइजेशन आइदर ए और बी, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ इनका रूट निकाल के देखोगे तो 3 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा √8, है ना। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा √13।
तो ये बनेगा √13। और इसी तरह से यहां पर क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन रहा है √5। दोनों में से कोई सा भी 1 नहीं आ रहा, तो नॉर्मलाइज तो ये नहीं है। ऑर्थोगोनलिटी के लिए चेक करोगे तो फॉर ऑर्थोगोनलिटी के लिए ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ ए डॉट बी करो आप, तो ए डॉट बी करोगे तो 3 का 1 से, तो 3 1 प्लस 2 का 2 से, तो ये 2 का 2 से, तो ये हो गया 3 + 4 कितना हो गया 7। ये 0 होना चाहिए था, तो ये ऑर्थोगोनल भी नहीं होगा। और लीनियरली डिपेंडेंट हो तो फॉर लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या है कि वन ऑफ जो हमारे पास ए है, ए और बी, ये ए जो है स्केलर मल्टीपल होना चाहिए दूसरे का। तो 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो एक दूसरे का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीपल है, यानी कि a इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए, के बी बनना चाहिए। तो यहाँ a में पहले 3 और के बी, तो के बी में वैल्यू 1 है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से दूसरा चेक करो, दूसरे में यहाँ पर वैल्यू 2 है, ये हो गया k, और यहाँ पर वैल्यू 2, तो यहाँ k की वैल्यू बन रही है 1। तो देखो यहां पर हमारे पास 3 आ गया, के की वैल्यू एक बार, और के की वैल्यू एक बार कितनी आ गई, 1 आ गई। तो a इज नॉट इक्वल्स टू के भी आ रहा है यहां पर, तो ये यानी कि लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट तो नहीं है, है ना। तो नॉट लीनियर डिपेंडेंट, तो ये लीनियर डिपेंडेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे। तो सिमेट्रिक टेंसर है ए आई जे, तो यहाँ रैंक हो गई इसकी कितनी, 2 हो गई। तो रैंक हो गई 2। तो टेंसर 3 डायमेंशन टेंसर विद रैंक 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो इसके होते हैं, इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालोगे, 3 × 3, तो ये कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो अब जब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे या इसका टेंसर बनाएंगे, तो इसमें सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, ए आई जे आई। ये किसके लिए है, ये सिमेट्रिक के लिए है। ये किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो यहां से क्या बनेगा, A12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A21। A13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A31। और A23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A32। तो ये हो जाएगा। तो हमें ये पूछा है कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बताना है, तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में 3 तो आ जाएंगे डायगोनल। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में आ जाएंगे 3 तो डायगोनल एलिमेंट, यानी कि A11, A22 और A33। और 3 आ जाएंगे अपर ट्राइंगल के, तो अपर ट्राइंगल एलिमेंट्स, तो 3 ही आ जाएंगे अपर ट्राइंगल एलिमेंट्स। वो कौन से हो जाएंगे, A12, A23 और एक हो जाएगा A13, है ना। A23 और एक हो जाएगा 13, A12 A। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इज सिमेट्रिक पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स है, इवन फंक्शन है यानी कि। तो जनरल द फॉरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एक्स, तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। तो जनरल फॉरियर सीरीज जो है वो कैसे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस एल्जेब्रिक समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। और ये क्या होगी, ये होगी ए एन कॉस एन के एक्स और प्लस बी एन और साइन एन के एक्स। तो हमें यहां पर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक करना है। तो फॉर इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है।
तो अगर मैं यहाँ पर दोनों फंक्शन में चेक करूँ तो cos x ये इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन कौन हो गया, cos x हो गया। तो cos ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। वहीं अगर ऑड फंक्शन इसमें चेक करूं तो ऑड फंक्शन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स। तो हमें यहाँ इवन फंक्शन की कंडीशन दी है, यानी कि बी एन के जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो देयर फोर बी एन जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, और बी एन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो हमारे पास केवल ये वाला टर्म रह जाएगा आगे वाला। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हमें दिया है फाई ई एक्स साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। तो पहले तो ये देखो यहाँ सिंगुलरिटी कहाँ बन रही है, तो यहाँ सिंगुलरिटी बन रही है जेड स्क्वायर जीरो के लिए। तो सिंगुलरिटी कम्स फ्रॉम जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जेड इक्वल्स टू जीरो। तो ये सेकेंड ऑर्डर का पोल हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर पोल। अब हमें जो यहाँ कंटूर दिया है यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल जो दिया है कंटूर सी इज द यूनिट सर्किल। तो कंटूर जो दिया है वो दिया है जेड माइनस टू इक्वल्स टू वन, यानी कि इसका जो सेंटर है वो है टू और रेडियस इसकी कितनी हो गई, वन हो गई। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको बनाता हूं ऐसे, तो ये जेड हो गया, तो यहाँ पर टू आ गया कहीं, तो यहाँ इस तरह से बन रहा है। और हमारा जो पोल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर कहीं। तो पोल जो है हमारा वो आउटसाइड द सर्किल है। तो पोल इज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। तो आउटसाइड द सर्किल है, तो यहाँ पर जो रेजिड्यू है वो रेजिड्यू कितना हो गया, जीरो। और रेजिड्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा तो वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रल भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ इंटीग्रेशन माइनस वन टू प्लस वन पी एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू देन एन इज। तो एन की वैल्यू क्या होगी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये स्पेशल फंक्शन है भाई, लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल में होती है वो होती है पी नॉट एक्स की वैल्यू होती है वन, पी वन एक्स की वैल्यू होती है एक्स, पी टू एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और पी थ्री एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है वन बाई टू और फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं फॉर एन इक्वल्स टू जीरो निकालूं, तो फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, एन इक्वल्स टू जीरो के लिए मैं अगर पी नॉट एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो वो कितनी बनेगी, वन। यहां पर दिया हुआ है, तो यहां से माइनस वन से वन, और पी नॉट एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। तो ये वन डी एक्स, और यहां से हमारे पास आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ये कब आ रहा है, ये आ रहा है जब n की वैल्यू टू जीरो है। तो इट कम्स व्हेन n इज इक्वल्स टू जीरो। जब हम n की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तब हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है द न्यूटन्स रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इटरेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है माइनस वन से, यानी कि इनिशियल वैल्यू जब n बराबर जीरो है तो माइनस वन है। तो इटरेशन क्या होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा टू एक्स। तो इटरेशन फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर, इटरेशन फॉर्मूला, तो यहां से इटरेशन फॉर्मूला जो होगा, इटरेशन फॉर्मूला, तो इटरेशन फॉर्मूला होगा एक्स एन प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स एन। तो यहां पर हमें वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालेंगे तो एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स एन माइनस, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एफ एक्स एन, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू
तो एक्स एन स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 2xn। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2xn बनेगा, यहाँ आ जाएगा 2xn स्क्वायर, ये बनेगा 2xn स्क्वायर, ये हो जाएगा xn स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास xn स्क्वायर +2 अपॉन 2xn, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, xn यहाँ से कॉमन निकालूं तो xn और ये हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन xn और अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास xn+1 की वैल्यू हो जाएगी। अब जो फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन गिवन है हमें, तो फर्स्ट इटरेशन x नॉट, यानी कि जब n की वैल्यू 0 है तो हमें जो वैल्यू है x नॉट की वैल्यू -1 दी हुई है। तो यहां पर मैंने रखा 1, तो यहाँ xn फॉर्मूला क्या है, xn है, तो xn मतलब x0, तो उसकी वैल्यू -1 +2 अपॉन -1 और अपॉन 2। तो यहां से मैं x1 को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा कितना, -3/2, -3/2 और ये हो जाएगा -1.5। फिर हम निकालेंगे x2, तो x2 किसके बराबर होगा, x1 +2 अपॉन x1 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू -1.5 +2 अपॉन -1.5 अपॉन 2, तो x2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी -1.457। फिर हमें वैल्यू निकालनी है x3, तो x3 की वैल्यू x2 +2 अपॉन x2 अपॉन 2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -1.414। सिमिलरली x4 हम निकालेंगे तो x4 में आएगा x3 +2 अपॉन x3 अपॉन 2, तो यहाँ से भी आएगा -414। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, √2। कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कन्वर्जेस टू -√2 आएगा, है ना। कन्वर्जेस टू कितना हो जाएगा, -√2, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है तो कन्वर्जेस टू -√2, तो -√2 तक ये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है f(x) इक्वल्स टू 0 और x-3। तो यहां पर हम यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में इसको रीराइट करके लिख रहा हूं। तो रीराइट यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन, यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसको रीराइट करके यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे, f(x) इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x-3, यूनिट स्टेप ये हो जाएगा x-3। और इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के हिसाब से देखें तो कैसे लिखते हैं उसको, u(x-3), a की जगह कितना हो गया, 3 हो गया ना, a लिखते हैं हम वहां तो। और ये हो जाएगा 0x<a, यानी कि ये a जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 3, और यहां पर हो जाएगा x-a और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये कब है, जब x > a है। तो अब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो लाप्लास ऑफ फंक्शन, ये हम लिखते हैं t-a u और t-a, और इसका सॉल्यूशन जो आता है वो आता है e⁻−as और f(s). और जो f(s) जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t। तो फंक्शन जो यहां पर है वो क्या है, t है, क्योंकि यहां पर t लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ना। तो लाप्लास ऑफ t जो है वो कितना बन जाएगा, 1/s², और ये हो जाएगा e⁻3s, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा e⁻−3s/s², और इसको रीराइट करके लिखेंगे तो s⁻−2 e⁻−3s। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आएगा, d आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f इक्वल्स टू x i कैप y j कैप z k कैप, तो इसका डाइवर्जेंस बताना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ f किसके बराबर होगा, डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल z। तो ये बन जाएगा डेल x अपॉन डेल x प्लस डेल y अपॉन डेल y और प्लस डेल z अपॉन डेल z। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, क्या आंसर आ जाएगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। खत्म।
तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।